दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर बीपीएससी तक और टीचर तक, तो उसमें आपको पता है कि बिहार जीके का काफी महत्व है और इसीलिए मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं। सीरीज का नाम है बिहार का संपूर्ण भूगोल और इसमें हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, ए से लेकर जेड तक। मैंने सारा का सारा लेसन लिख दिया है कि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का एक सिस्टम क्या होता है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई पहला क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, फिर तीसरा क्या पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा लेसन लिख दिया है। और इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो था बिहार का समान परिचय और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक, तो ऐसे ही आपको रोज एक टॉपिक मिलते जाएगा और आपका पूरा का पूरा बिहार कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं कि मॉक टेस्ट करते हैं और मुझसे बोलते भी सर मॉक टेस्ट लाइए, मॉक टेस्ट लाइए। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आप क्वेश्चन को रटेंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि आप पूरे सब्जेक्ट को समझेंगे और जिस दिन एक बार समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए सारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने ये एक सीरीज लाया हुआ है और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा तो थोड़ा हौसला बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आंतरिक संरचना के बारे में। यहाँ पे देखिए, बिहार की संरचना को दो भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक संरचना हो गया और एक हो गया आंतरिक संरचना। इसको जब समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका धरातल है, तो धरातल पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे और आपको पठार भी मिलेंगे और मैदानी भाग भी मिलेंगे। तो इससे हम लोग भौतिक संरचना में डिवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें कि धरातल के नीचे जो आंतरिक जो चट्टाने हैं, किस युग में चट्टाने बनी हुई है, जैसे कि आर्कियन आर्कियन जो सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना, फिर प्री कैम्ब्रियन। तो ऐसे चट्टान किस युग में बने हैं, कितने पुराने हैं और उन चट्टानों से क्या मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा तो आपको आंतरिक संरचना में आता है। और ये आपको बता दूं मैं कि बीपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक संरचना के बात करें तो क्या है कि भाई बिहार में प्री कैम्ब्रियन, यानी देखो बहुत पुराना, प्री कैम्ब्रियन से लेकर प्लीस्टोसीन यानी आधुनिक युग तक के चट्टाने या मैदान मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ उत्तर बिहार का नाम दिया हुआ है, उत्तर बिहार का मैदान। जरा इसको भी समझते हैं आखिर उत्तर बिहार क्यों कहता है। जैसे कि यहाँ देखिए, हमने एक मैप बनाया हुआ है और यहां से एक गंगा नदी जाती है। ठीक, अब ऊपर वाले को उत्तर बिहार और नीचे वाले को दक्षिण बिहार से नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको यह भी पता होगा कि यहां से हिमालय भी गुजरता है। ठीक, यहां से हिमालय भी गुजरता है और यहां से छोटा नागपुर भी गुजरता है। तो ऊपर में पर्वत और नीचे जो है वो पठार। ठीक, और बीच में क्या हुआ, मैदानी भाग, यानी गंगा नदी के लाए हुए अवसादों से मैदान का निर्माण हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भागों में मैदान है। तो यहाँ पर मैदान नहीं पढ़ना है क्योंकि भौतिक संरचना में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो आप ये पश्चिमी चंपारण का ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये किस युग की चट्टाने हैं, तो टर्सरी युग की चट्टाने आपको यहाँ पाई जाती है। यानी हिमालय की जो शिवालिक की जो चट्टाने हैं वो टर्सरी युग की चट्टाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैदान, मैदान जो सबसे नया संरचना है, देखिए ये सब पुराने हैं, जो सबसे नया संरचना है वो है आपका मैदान, जो क्वाटरनरी चट्टान के बने होते हैं। और यहां देखिए पठार, पठार जो होता है सबसे पुराना में आता है, समझे, सबसे पुराना में, और इसमें खनिज भी ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि एक तो आपको बिंद चट्टान दिखती है और एक आपका धड़वाल चट्टान भी दिखती है। और धड़वाल मतलब आर्कियन भी हम कह सकते हैं, ठीक ना, ये जो सबसे पुराना में आता है, आर्कियन चट्टाने भी पाई जाती है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। तो सिंपल सा है, बिहार को हमने कितने चट्टानों में डिवाइड किया, तो तीन में एक में टर्सरी, एक आपका हो गया क्वाटरनरी और एक हो गया बिंद चट्टान या आप धड़वाल चट्टान, दोनों एक ही में आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया पर्वत, मैदान और ये पठार। आगे यहां देखते हैं कि क्या कहता है कि उत्तरी बिहार का मैदान है चतुर्थ कल्प, कल्प मतलब कि जैसे प्रथम कल्प, सेकंड कल्प, थर्ड, फोर्थ कल्प का बना हुआ है, जैसे कि, और यहाँ पे कहता है कि उत्तरी चंपारण
का तृतीय कल्प में बना हुआ है और कैमूर और रोहतास औरंगाबाद विंध्य कल्प में बना हुआ है, यानी उस काल में बना हुआ है। यहाँ पे क्या कहता है, बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक नवीन संरचना है। मैंने यहाँ पे बताया ना कि सबसे नवीन संरचना कौन है, मैदान। यहाँ पे और कहते हैं बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि फिर वही सेम चीज है। और यहाँ पे देख लीजिए धड़वाल चट्टान तो कहाँ है, आपको कह सकते हैं कहाँ पाया जाता है। तो हमने कल पढ़ाया था कि भाई जो झारखंड से सटा हुआ है, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, यही सब पढ़ाया था ना। और उसके नवादा हो गया, जमुई हो गया, तो ये सब क्या है, आपको इधर पाया जा रहा है। तो देखिए धड़वाल में यहाँ से गया से लेकर आप जमुई बांका तक आप ले सकते हैं। उसके बाद कहता है बिंद समूह, तो आप कह सकते हैं रोहतास और कैमूर वाला जगह। उसके बाद टर्सरी तो आप कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण वाला। और उसके बाद क्वाटरनरी तो इसका मतलब मैदानी भाग। ठीक, अब आते हैं बारी बारी से। यहां सबसे पहले बात करेंगे धड़वाल चट्टान के बारे में। तो यहां देख लीजिए किसके बारे में, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कहता है कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये देखिए मुंगेर, समझे। और मुंगेर आपको पता है ना खनिज पाया जाता है वहां पे। तो कहां से ज्यादातर, तो खड़गपुर की पहाड़ी से। और खड़गपुर की पहाड़ी बहुत प्राचीन है। और यहाँ पे आपको ना गर्म कुंड भी आपको यहीं पे पाए जाते हैं, बहुत सारे गर्म कुंड पाए जाते हैं। और यहाँ तक एग्जाम में आता भी है कि बताइए खड़गपुर कहाँ है, खड़गपुर कहाँ है, तो सीधे कहिएगा मुंगेर में है। उसके बाद हम कह सकते हैं जमुई, बोधगया, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, ये सब क्या है, ये सब आपको धड़वाल चट्टानों के बने होते हैं या बने हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। अभी जस्ट बताए थे। यहाँ पे कौन सा खनिज ज्यादा मिलता है, जैसे कि आपको ग्रेनाइट मिलेगा, स्लेट मिलेगा, क्वार्टरजाइट मिलेगा, फाइलाइट मिलेगा, सिस्ट मिलेगा, बहुत सारे पाए जाते हैं। यहां तक कि इसी में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, अब्रक, ठीक ना, अब्रक मिलता है। और आपको पता है झारखंड और बिहार का कुछ पार्ट में रूबी अब्रक मिलता है, जो बड़ा प्रसिद्ध है, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है रूबी अब्रक। अब यहां आगे देखते हैं। नेक्स्ट वही है विंध्य समूह के चट्टान। हमने कहा था ना कि दोनों लगभग सेम है। और ये भी किस युग का बना हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग का। जस्ट धड़वाल, यानी धड़वाल आर्कियन भी याद रखिएगा, आर्कियन, ठीक। तो वहां पे आपको ये भी इसी युग का है। और विस्तार कहां से कहां तक है, तो रोहतास और कैमूर। देखिए पहला अगर क्लास किए होंगे ना, तो आपको हम मैप के बारे में कुछ कुछ बताए थे, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको याद होगा कि हाँ भाई रोहतास कितने हैं, कैमूर कितने हैं। तो ये वाला पार्ट है। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे कौन सी चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं, तो परतदारी पाई जाती हैं, ठीक ना, परतदारी। अब ये यहाँ पे चट्टानों के ऊपर में जलोढ़ का निक्षेपण पाया जाता है। अभी कौन सी, सोन घाटी में। सोन घाटी बोले तो डेहरी ऑन सोन आप जो देखते हैं ना, तो जो सोन नदी जब आता है पटना में जाकर मिलता है गंगा नदी में, तो उसकी जो घाटी है वहां पे जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण है। अब क्या होता है कि नदी में जब बाढ़ आ जाता है, तो जो नदी का तो विस्तार हो जाता है, और फिर जब सूखा हो जाता है तो वो फिर मिट्टी तो वहीं रह जाता है और पानी फिर लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से मिट्टियों का निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमा करना होता है। अब इसमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बालू पत्थर, पाइराइट्स, क्वार्टजाइट्स, डोलामाइट या चूना पत्थर या कोल, ठीक। उसके बाद है क्या, इन चट्टानों का प्रयोग मनेर की दरगाह, बहुत फेमस है, सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर के ऐतिहासिक भवनों में तथा सारनाथ, साक्षी और अन्य स्थानों के बौद्ध स्तूप बनाने में हुआ है। अगर हम देखें तो औरंगाबाद जिले के नबीनगर, ठीक ना, औरंगाबाद में 2-3 चीज बहुत ज्यादा फेमस है, दाऊद नगर, नबीनगर और ये सब। उसके बाद आता है यहाँ पे ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण भी पाए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, मेरे ख्याल से उतना ज्यादा नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्यों सटा हुआ है औरंगाबाद, वहां से आपको रोहतास से हल्का सा। अगर हम यहाँ और भी बात करें, कौन सा, टर्सरी चट्टाने। तो टर्सरी चट्टाने आप जो देख रहे हैं, यहाँ हिमालय का जो शिवालिक का छोटा सा पार्ट मतलब सटता है आपको पश्चिमी चंपारण में। तो वो क्या कह रहा है कि ये मायोसीन और पेलियोसीन काल की है, यानी लगभग आपके बीच वाले भाग की। और यहाँ पे कह सकते हैं कि चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में रामनगर दून और सोमेश्वर की पहाड़ी।
आपको पता है ना बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सोमेश्वर। ठीक, तो सोमेश्वर की पहाड़ी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो बालू पत्थर और बोल्ट क्ले या कांगलोरेट। ये अजीब अजीब नाम है जी, ऐसे इंसान खरीद लेके क्या करेगा आदमी। अब ये देखिए 33 सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। अगर आप भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लेटों का विवर्तन होता है। जैसे आप ऐसे अगर आप भारत बनाते हैं तो बहुत वर्ष पहले ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये भूमि, इसको अंगारा लैंड कहा जाता था, याद होगा अंगारा लैंड, और इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। अब आपको पता है ना कि प्लेट घसकते रहा तो बीच में किस चीज का निर्माण था, किस क्या था? तो आप कहिएगा 33 सागर। ठीक, 33 सागर। और घसकने की वजह से 33 सागर जो है परिवर्तित हो गया किसमें? हिमालय में। तो यही बात कहा जा रहा है कि 33 सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। अगला यहां पे देखते हैं क्वाटरनरी चट्टाने। तो ये बहुत आधुनिक है, इसीलिए क्या है? प्लीस्टोसीन काल का है। समझे? आधुनिक है इसलिए प्लीस्टोसीन काल का है। तो ये गंगा नदी के क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ पे आपको जलोर और बालू बजरी और बालू पत्थर इत्यादि मिलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि इस मैदान में जलोर की अधिकतम गहराई कितनी है? तो आप कहिएगा क्या? 6000 मीटर तक इसकी गहराई है। और इसका सर्वाधिक गहरा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है पटना का आसपास वाला क्षेत्र। कौन सा? पटना का आसपास वाला क्षेत्र। अगला हम बात करते हैं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के कारण यहाँ पे मंद ढाल है। क्योंकि देखिए मान लीजिए ऐसे है और बार बार मिट्टी आकर जमा होते जाए तो क्या हो जाता है? ढाल क्या हो जाती है? थोड़ी धीमी हो जाती है। तो मंद ढाल है और विशाल मैदान का निर्माण हुआ है जिसे हम लोग बिहार का मैदान कहते हैं। ठीक, बिहार का मैदान कहते हैं। तो ये आपका पूरा एक छोटा-सा टॉपिक है। अब आप कहिएगा सर ये छोटा-छोटा टॉपिक क्यों ला रहे हैं? एक साथ पढ़ा दीजिए। तो मैं कहूँगा कि आप पूरे चीज़ को देखिए कि ऐसे हम लोग पढ़ें जिससे एक नोट्स बना सके, ठीक ना? तो हर दिन थोड़ा-थोड़ा डोज़ लीजिए। 10 दिन का डोज़ एक ही दिन मत लिया कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी सर से पढ़ रहे हो तो। ठीक ना? तो इसीलिए आज का टॉपिक यही है आंतरिक संरचना और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का भौतिक संरचना के बारे में। तो आज के लिए करते हैं बाय बाय। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।